दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में कुत्ता टहलाने को लेकर हुए झगड़े में दनादन गोलियां चली। शाम को हुए झगड़े के बाद रात के करीब 10 बजे दर्जन भर लोगों ने एक घर पर हमला बोल दिया और 10 से 15 राउंड गोलियां चलाई। हमलावरों ने ईंट पत्थर मार मार कर घर के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने रास्ते में खड़ी गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए। इस हंगामे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक अस्पताल में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हुई है। अंकित 8 साल का था और कई दिनों से बीमार होने के चलते अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन 2 दिन पहले अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई थी। रविवार को अंकित के पेट में अचानक दर्द हुआ और उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाहरी दिल्ली के बादली इलाके में टूटा उपद्रवियों का कहर। कॉलोनी में घुसकर कई घरों में की गई तोड़फोड़। इसके बाद विरोध में कॉलोनी के लोग सड़कों पर उतर आए और बादली रोड को जाम कर दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस पूरे मामले में तमाशबीन बनी रही। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास 6 बाइक सवार बदमाशों ने कंपनी के मार्केटिंग स्टाफ से 17,85,000 रुपए लूट लिए। पैकेजिंग की फैक्ट्री के 2 स्टाफ पैसे लेकर बाइक से जा रहे थे। फ्लाईओवर के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया, फिर उनके साथ मारपीट की और फिर पिस्टल दिखाकर सारा कैश लूट लिया। दिल्ली में डेंगू से हो रही लगातार मौतों से चिंतित सरकार। आज स्वास्थ्य सचिव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। रविवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को 1000 नए बेड खरीदने के आदेश दिए हैं। 2010 के बाद दिल्ली में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस साल अब तक 1259 मामले सामने आए हैं, जबकि 2010 में 1512 केस दर्ज हुए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर चुटकी ली है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली डायलॉग कमीशन के कार्यक्रम में कहा कि उनकी बेटी IIT में पढ़ती है। जब तक वो घर नहीं लौट आती वो फिक्रमंद रहते हैं। दिल्ली में ज्यादातर माता पिता की ऐसी ही हालत है। केजरीवाल ने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री डरा हुआ महसूस करता है तो आम जनता कैसा महसूस करेगी। वो खुद भी सिक्योर महसूस करेगी और उसके माँ बाप और उसके घर के लोग भी सिक्योर महसूस करेंगे, और वो ये डरे हुए नहीं रहेंगे कि वो लड़की शाम को ठीक ठाक वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। वो रात को आराम से दिल्ली की सड़कों पे लड़कियां घूम सकें, महिलाएं घूम सकें, अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। ऐसा सिस्टम हम लोगों को तैयार करना है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को उनकी पत्नी लिपिका ने सामने आने की चुनौती दी है। लिपिका की शिकायत पर सोमनाथ के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए 2 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन सोमनाथ गायब है। खबर है कि सोमनाथ ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। दिल्ली के स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटी में वहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स भी शामिल किए जाएंगे। मैनेजमेंट कमेटी में 12 अभिभावक मतदान के जरिए चुने जाएंगे, जो स्कूलों की कार्य प्रणाली, पढ़ाई लिखाई, छात्रों के विकास और कई अहम मुद्दों पर नजर रखेंगे। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों और सरकार से फंड लेने वाले स्कूलों को निर्देश दिया है कि अभिभावकों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। मीट बैन के खिलाफ आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मीट बैन पर हाईकोर्ट में PIL दायर की गई है। गौरतलब है कि BMC ने 4 दिन, जबकि नवी मुंबई में 2 दिन और मीरा भाईंदर में 8 दिनों तक मीट पर बैन लगाया गया था। जैन धर्म के पर्व की वजह से आदेश जारी किया गया था, पर इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। शीना मर्डर केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को भी मामले में शामिल किया है। उससे इस मामले के आरोपियों के वित्तीय लेन देन और मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर के व्यवसाय की जांच करने को कहा गया है। ED इस मामले की जांच शुरू कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में धन शोधन निरोधक कानून और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून लगाए हैं। इसी एंगल को ध्यान में रखकर ED मामले का अध्ययन करेगी। इसके बाद ये भी तय करेगी कि क्या उसे मुंबई पुलिस के साथ साथ मामले की समानांतर जांच करना जरूरी है। 2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन सीरियल बम धमाकों में दोषियों की सजा का ऐलान आज हो सकता है। इस धमाके के 9 साल बाद मकोका कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया था। लोकल ट्रेन बम धमाके में स्पेशल मकोका कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। देर रात तक चली बैठकों के बाद भी एनडीए में नहीं सुलझा बिहार की सीटों का पेच।
सूत्रों के मुताबिक नाराज मांझी ने इमोशनल कार्ड खेला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि कम सीटें देने से बेहतर होगा बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़े। मांझी ने कहा कि वो बिना शर्त समर्थन करने को तैयार है। बैठक में भावुक होते हुए मांझी ने पीएम मोदी की वजह से बीजेपी से जुड़ने की बात कही। एनडीए में बिहार में सीटों को लेकर नए फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक 160 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने का मन बना रही है। खबर है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को 83 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मांझी को 18 से 21 सीट देने को तैयार है, लेकिन 5 नेताओं को मांझी को ही एडजस्ट करना होगा। सूत्रों की माने तो एलजेपी को 38 से 39 सीटें मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 23 से 25 सीट दे सकती है बीजेपी। सर लेकिन क्या कोई पेच फंसा हुआ है मांझी जी को लेकर के जो अभी तक कब तक घोषणा हो जाएगी सर? ये बहुत जल्दी हो जाएगी। महाराष्ट्र और केंद्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना बिहार विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार में अपनी ताकत दिखा देगी। पार्टी 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। अकेले ही करेंगे। बिहार में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने की विचार में है और उस बारे में शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब जल्दी ही निर्णय लेंगे और घोषणा भी करेंगे। हमारे पास सूची भी तैयार है उम्मीदवारों की। बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में असदुद्दीन ओवैसी ने कूदने का ऐलान किया। सीमांचल के 4 जिलों से लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जहां से राज्य की 243 में से 24 सीटें आती हैं और मुसलमानों की आबादी 40% से भी ज्यादा है। सीमांचल में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार 4 जिले आते हैं। बिहार से चुनाव लड़ने के एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बदजुबानी कर दी। उन्होंने ओवैसी को शैतान करार देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के साथ बीजेपी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। गिरिराज ने कहा कि ओवैसी का बिहार से चुनाव लड़ना चुनाव आयोग के लिए अग्नि परीक्षा है। उन्होंने कहा कि लालू पहले से जाति का जहर फैला रहे हैं और अब ओवैसी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी के मैदान में आने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। प्रवीण मांझी के पास से पुलिस ने 4,65,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। मांझी के बेटे प्रवीण कुमार का कहना है कि वो ये रकम पटना मकान बनाने के लिए ले जा रहे थे। आचार संहिता लागू होने के बाद 50,000 से ज्यादा की राशि ले जाने पर डिटेल देना पड़ता है। इसी बीच मांझी की पार्टी ने इसे जानबूझकर सरकार के इशारे पर की जाने वाली कार्रवाई बताया। हालांकि पूछताछ के बाद जहानाबाद पुलिस ने प्रवीण को छोड़ दिया है। गया से पटना जा रहे थे घर बनाने के लिए। कितना पैसा था आपके पास? 4,65,000। ये पैसा मैं घर बनाने के लिए ले जा रहा था। हमारा घर हनुमान नगर पटना में है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी। इसमें भाइयों से कुछ माँ से मांग कर पैसा लिया था। गुजरात सरकार के न्योते पर पटेल आंदोलन के अगवा हार्दिक पटेल आज मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे। सरकार ने हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाली समिति की उल्टी दांडी यात्रा निकालने की योजना को अनुमति देने से मना कर दिया था। दांडी से अहमदाबाद तक निकाले जाने वाले मार्च का लक्ष्य आरक्षण के लिए पटेल समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग के लिए दबाव बनाना है। हालांकि हार्दिक पटेल ने धमकी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार को रिवर्स दांडी यात्रा निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु दयानंद गिरी को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने अपने गुरु से जाकर मुलाकात की थी। मोदी के गुरु दयानंद गिरी वेदांत के विद्वान हैं और पिछले 50 साल से संस्कृत और वेदांत का अध्यापन करते रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सीमाओं पर अग्रिम क्षेत्रों के दौरे को रद्द कर दिया है। बिहार चुनाव पर 15 सितंबर को होने वाली पार्टी की बैठक के मद्देनजर ये दौरा रद्द किया गया है। हरियाणा के कई इलाकों में आज तक की तहकीकात ने क्लिनिक की पोल खोलकर रख दी। हरियाणा के कई इलाकों में अब भी गर्भवती महिलाओं को बेटा पैदा करने का दावा करने वाली दवा खिलाई जा रही है, जिसके चलते तमाम बच्चों की जन्म से पहले ही हो रही है मौत। खबर के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। हाल के दिनों में हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के अफसरों की आपात बैठक बुलाई है। 15 सितंबर को बुलाई गई बैठक में 17 जोनल रेलवे मैनेजर शामिल होंगे।
बैठक का एजेंडा हादसों से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाना है। रेल मंत्री ने हादसों को न्यूनतम स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। पुणे में FTII के छात्रों के अनशन का आज 5वां दिन है। तबीयत बिगड़ने पर एक और छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब तक 3 छात्रों को अस्पताल में दाखिल कराया जा चुका है। FTII के छात्रों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज का खर्च उठाने से संस्थान ने इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि पुणे के FTII छात्र टीवी अभिनेता और बीजेपी नेता गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1,75,000 शिक्षा मित्र शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में स्थायी नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक के बाद 6 शिक्षा मित्रों की ताबड़तोड़ खुदकुशी से यूपी सरकार सासत में है। जाटों ने भी आरक्षण के लिए नए सिरे से आंदोलन का ऐलान किया है। जाट आरक्षण को लेकर अब 8 नवंबर को बहादुरगढ़ में जाटों की रैली होगी। इस रैली में ही जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन की रणनीति की भी घोषणा की जाएगी। जाटों से बहादुरगढ़ रैली में लाठी और जली लाने की अपील की गई है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि जाटों का सामाजिक हथियार है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय स्तर पर जाट आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद से ही जाट आंदोलन की राह पर हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गोटमार मेले का आयोजन किया गया। बरसों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक रविवार को 2 गांवों के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी में 450 लोग घायल हो गए, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर है। झाबुआ ब्लास्ट के 40 घंटे बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी राजेंद्र कसावा पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। पुलिस ने कसावा का घर और उसके गोदाम सील कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपी की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने झाबुआ विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा बढ़ाकर 10 लाख करने का ऐलान किया है। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने पंजाब से तस्करी कर बिहार विधानसभा चुनावों के लिए ले जाई जा रही 30 लाख रुपए की विदेशी शराब पकड़ी है। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के एटा में एक तरफा प्यार में पड़े प्रेमी ने एक नवविवाहिता लड़की को गोली मार दी। लड़के ने खुद को भी गोली मारने की कोशिश की, मगर लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया और पीट कर अधमरा कर दिया। प्रेमी की गोली का शिकार हुई लड़की शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी। उत्तराखंड के चमोली में 11 साल की एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। घर से दूध बेचने निकली इस लड़की का शव पत्थरों और झाड़ियों के नीचे दबा हुआ मिला। घर वालों को शक है कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। चश्मदीदों ने लड़की को आखिरी बार एक स्कूटी वाले के साथ बात करते देखा था। पुलिस ने शक के आधार पर स्कूटी चालक को हिरासत में ले लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक मोबाइल टावर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सदर बाजार इलाके में एक छत पर लगा था मोबाइल टावर और घटना के बाद स्थानीय लोगों में अब दहशत है। यूपी के आजमगढ़ में कर्ज से परेशान किसान ने अपने परिवार के साथ खुदकुशी की कोशिश की। सभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सूखे के चलते इनकी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अब तक प्रशासन के किसी अधिकारी ने इनकी कोई सुध नहीं ली है। जम्मू कश्मीर में बदलाव के लिए बिग कमिश्नर मैराथन का आयोजन किया गया। 10,000 उत्साहित युवक इस मैराथन में शामिल भी हुए, लेकिन अलगाववादी तत्वों ने इसमें हंगामा कर दिया। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पंजाब में अमृतसर में लगी पाक सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्करों से 14 किलो हेरोइन जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त माल की कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक रेप पीड़ित महिला के बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके पति के साथ मारपीट भी की गई। आरोप है कि वारदात उसी शख्स ने की है जिस पर महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप ये भी है कि वो जेल से छूटने के बाद से पिछले 4 महीनों से लगातार मुकदमे में सुलह करने का दबाव बना रहा था। यूपी के मऊ जिले में भी बाइक सवार बदमाशों ने एक रेप पीड़ित लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की अपने भाई के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी। हत्या के बाद नाराज लोगों ने शव को लखनऊ बलिया हाईवे पर रखकर सड़क जाम कर दी। एक स्थानीय कॉलेज के मैनेजर और उसके साथी पर लड़की को बंधक बनाकर बलात्कार करने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की खबर है।
पीड़ित लड़की को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्राधिकारी सदर के मुताबिक लड़की गांव के रास्ते से गायब हो गई थी और शाम को एक तालाब के किनारे बेहोश पड़ी मिली। उसके हाथ पैर बंधे मिले। पुलिस ने इस मामले में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज शहादत हुसैन को निलंबित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक शहादत हुसैन और उनकी पत्नी पर 11 साल की नौकरानी को प्रताड़ित करने का आरोप है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि शहादत हुसैन ने बोर्ड की छवि को खराब किया है और उन्हें खुद को बेकसूर साबित करना होगा। रवि शास्त्री अगले साल भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के डायरेक्टर बने रहेंगे। इसके साथ ही तीनों असिस्टेंट कोच भी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि T20 वर्ल्ड कप 11 मार्च से 3 अप्रैल 2016 के बीच होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने कहा है कि अजिंक्य रहाणे में उनको सचिन तेंदुलकर की झलक दिखती है। वॉ ने यह भी कहा कि रहाणे की जबरदस्त तकनीक उनको काफी आगे तक ले जाएगी। 27 सितंबर को होने वाले बीसीसीआई कार्य समिति की बैठक टलने के आसार हैं। बोर्ड के सचिव अनुराग ठाकुर के मुताबिक बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एन श्रीनिवासन की बीसीसीआई बैठक में शामिल होने के संबंध में दिशा निर्देश देने की अपील की है। इंग्लैंड के वनडे कैप्टन इयॉन मॉर्गन चोटिल होकर 5वें वनडे के बीच से ही बाहर हुए। मिचेल स्टार्क के बाउंसर पर मॉर्गन के सिर में चोट लगी।